वन पीस का चैप्टर 1030 आ चुका है और ये चैप्टर कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में वो चीज़ हो गई जो किसी ने अब तक सोची भी नहीं थी, जिस चीज़ का किसी को कोई क्लू भी नहीं था। और अब मैं इस चैप्टर के बारे में एक चीज़ कह देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वानो आर्क में अब तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं, जब से वानो आर्क शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट चैप्टर है। इससे बढ़िया चैप्टर वानो आर्क में मैंने तो नहीं देखा। बाकी आपने कोई चैप्टर देखा होगा तो वो आपकी अपनी पसंद है और ये मेरी। इस चैप्टर में ऐसा कुछ हो गया है जिससे अब मुझे लग रहा है कि तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि सी एम्परर पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई यांग को तो नीचे जाने ही वाला है। या तो वो बिग मॉम या वो काइडो। हो सकता है वो दोनों भी साथ में नीचे जाएं और हो सकता है उनमें से एक, या हो सकता है एक भी नहीं। लेकिन मुझे अब उम्मीद जाग गई है कि वन पीस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं अप्पू को और ड्रेक को। ड्रेक से अप्पू एक ऑफर उसे कर रहा होता है कि तुम मरीन से हो, और ड्रेक उसे बताता है कि बैटल में कोई भी जीते उसके लिए भी वो मौत ही है, क्योंकि उसको शायद से मालूम होगा कि नेवी यहाँ पर आ रही है तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीते, विनर और लूजर दोनों में से कोई भी बचने वाला नहीं है वानो आर्क में। अप्पू उससे एक अलायंस बनाने की कोशिश करता है और अप्पू के पीछे खड़े होते हैं 3 बहुत बड़े मॉन्स्टर्स जो कि आराम से खाना खा रहे होते हैं। और शायद से मेरे हिसाब से ये जो वाइट बियर्ड के क्रू में मॉन्स्टर था और जिसे कहते थे, शायद उसी की ब्रीड के कुछ मॉन्स्टर्स होंगे। और ये वन पीस में वानो में शायद से पहले भी देखे गए हैं। जब ओनिगाशिमा आइलैंड पर वॉर स्टार्ट होने से पहले, मतलब फायर फेस्टिवल से पहले दिन, अप्पू जब सेलिब्रेट करने के लिए ओनिगाशिमा आइलैंड आ रहा था, तब शायद से इन्हीं मॉन्स्टर्स के पीछे परछाई दिखाई होगी। हो सकता है ये कोई और मॉन्स्टर्स भी हो। तो ड्रेक से अप्पू बात करते हैं यहाँ पर अलायंस फॉर्म करने के बारे में, जिसके लिए वही अप्पू पे किसको भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अप्पू पहले भी धोखा दे चुका है। तो हो सकता है अप्पू इस बार भी धोखा दे दे। और उसके बाद दिखाते हैं चैप्टर में आगे नामी और उसॉप को। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे होते हैं, और रास्ते में उन्हें दिखता है किनेमोन का बॉटम। मतलब काइडो ने जो किनेमोन पर अटैक किया था, उस अटैक से किनेमोन के 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी किनेमोन जिंदा है। किनेमोन का बॉटम वाला हिस्सा भाग रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जैसे ट्रफलगार लॉ ने उसे काटा था। और उसॉप उसे देखकर पहचान जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन और उससे बात भी करता है, क्योंकि किनेमोन का ये चीज़ पहले भी दिखाई गई है कि वो अपने फाट से बात कर सकता है। उसको अपने मुंह की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बोल सकता है, सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके कान वहाँ पर नहीं है। लेकिन किनेमोन किसी तरह से ये चीज़ वहाँ पर क्लियर कर लेता है कि वो उसके एलाइज ही हैं, क्योंकि उसने जो मून का जो टैटू है वो उन्होंने लोकेट कर लिया होता है। किनेमोन की मदद करने के लिए अब उसब जा रहा है उसके टॉप के हिस्से को ढूंढने के लिए एक जिराफ के ऊपर बैठ, जो कि एक 20 पैरेट के लग रहे हैं, जिसे टामो ने कंट्रोल कर लिया होगा अपनी पावर से। अब वो टामो को अपना मास्टर मानता है। और आगे दिखाते हैं किनेमोन के ऊपर का हिस्सा। वो एक रूम में पड़े हुए हैं। किनेमोन के बॉटम पे एक तलवार लगी हुई है। किनेमोन मन ही मन सोच रहा होता है कि वो 2 हिस्सों में कटने के बाद भी जिंदा है। तो उसकी ये थ्योरी होती है, और जो कि थ्योरी बिल्कुल सही होने वाली है, कि जब ट्रफलगार लॉ ने उसे 2 हिस्सों में काटा था और फिर दोबारा जोड़ा था, तब वो शायद से सही से अटैच नहीं हुआ। तो हो सकता है इसीलिए वो इस बार बच गया। और ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि ट्रफलगार ने अब तक जितनी भी चीज़ों को काटा है, हो सकता है उनमें से कोई भी चीज़ ठीक से अटैच नहीं हुई हो, या फिर ये किनेमोन एक्सेप्शन हो। और उस रूम में पड़ी हैं 3 बॉडीज। उनमें से एक है किनेमोन, कीकू और कांजिरो। कीकू के बारे में उसने बताया है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन मालूम नहीं कि बच भी पाएगी या नहीं। तो उसॉप कीकू की मदद करने ही आ रहा है, और किनेमोन को बिल्कुल उम्मीद है कि वो यहाँ पर टाइम पर पहुंच जाएगा। लेकिन तभी किनेमोन एक आवाज़ सुनता है जो कि होती है ओरोची की, और वो कांजिरो से बात करने की कोशिश करता है। तो किनेमोन सोचता है कि कांजिरो मर चुका है, लेकिन उसे फिर एहसास होता है कि कांजिरो अभी जिंदा है, क्योंकि कांजिरो रिप्लाई करता है ओरोची को। ओरोची उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, उसे अप्रिशिएट करता है, जिससे कि कांजिरो काफ़ी खुश लग रहा है। और हो सकता है ये एनिमे में सीन थोड़ा इमोशनल भी लग जाए, क्योंकि ओरोची ने बातें काफ़ी अच्छी कही हैं कांजिरो के बारे में। और कांजिरो को ऑर्डर करता है कुछ ऐसा बनाने के लिए जिससे कि ये वॉर में कोई भी ना जीते। मतलब अब काइडो से भी ओरोची दुश्मनी कर चुका है, तो इसलिए वो लूफी और काइडो दोनों को ही खत्म करना चाहता है। कांजिरो उसके ऑर्डर्स पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बना देता है, जिसका नाम है काजेनबो। वो एक फायर मॉन्स्टर है। उसके रास्ते में जो चीज़ आती है वो जलती जा रही है, उसको कोई छूता भी है तो वो जलने लग जाता है। और ये मॉन्स्टर दीवारों के आर पार जा रहा है, और ऑब्वियसली दीवारों को जलाते हुए उसके आर पार जा रहा हो। तो ये चीज़ देखकर ओनिगाशिमा में थोड़ा सा केओस फैलने लगता है। यहाँ पर सब पागल होने लगते हैं। और आगे दिखाते हैं थोड़ा सा मोमोनोसुके को। मोमोनोसुके छोटे छोटे क्लाउड्स बनाकर ओनिगाशिमा में जोड़ रहा है, ताकि उसकी उसे एंडिंग को थोड़ा सा वो रोक सके। बड़े क्लाउड्स बनाना अभी भी मोमोनोसुके की पावर में नहीं है। और जब ये काम मोमोनोसुके कर रहा है, तब ओनिगाशिमा एक आग का समुद्र बन चुका है। वहाँ पर पूरे कासल में अब आग लगनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं रॉबिन और ब्रूक को। वो भी वहाँ पर लड़ाई में से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ आ गई है अब ये लड़ने का समय नहीं, ये समय है भागने का। और उसी पेज पे दिखाया गया है CP0
ईजो, मार्को, कापा, सांजी, क्वीन, लूफी, काइडो, जोरो और किंग को। इनमें से सब अपनी अपनी फाइट कर रहे हैं। मार्को का दिखाया नहीं किससे फाइट कर रहा है, ना कापा का ना ईजो का। कापा और ईजो का मुझे याद नहीं है किससे फाइट तो कर ही रहे थे। और CP0 को वहाँ पर दिखाया। CP0 वहाँ पर खड़ी है। इस चीज़ के दो मतलब हो सकते हैं, या तो उन्हें भी अंदाज़ा लग चुका है कि अब ओनिगाशिमा से भागना ही सही है, या फिर एक चीज़ और हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वही चीज़ ये होगी। हो सकता है कि मरीन अब वहाँ पर पहुँच चुकी है वानो में और CP0 उन्हें एस्कॉर्ट करने जा रही हो, लेकिन इतनी जल्दी तो मरीन शायद से वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो हो सकता है कि ये लोग भी आग से ही भाग रहे हों, लेकिन इनके आसपास फ्लेम्स भी नहीं दिखाई है। इनके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है। तो ये चीज़ श्योरिटी से नहीं कह सकता मैं कि ये किस चीज़ से बच रहे हैं, मतलब या फिर ये मूवमेंट में क्यों आए हैं। ये अब पहले क्योंकि बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं ओरोची को। ओरोची अपना बैठ के हंस रहा होता है और उनसे मालूम है कि ओनिगाशिमा के बिल्कुल नीचे की तरफ वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स हैं और उन्हें वो ब्लास्ट कर देगा तो शायद पूरा ओनिगाशिमा ख़त्म हो जाएगा। और वो अपने मॉन्स्टर्स को वहाँ भेजने की बिल्कुल तैयारी में है। और आगे दिखाते हैं यामाटो को। यामाटो के दिमाग में भी वही चीज़ है जो ओरोची के में है कि जितने भी वहाँ पर वेपन्स है अगर वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे बेसमेंट में तो ओनिगाशिमा का ब्लास्ट थोड़ा सा रोका जा सकता है। जितना वो डिस्ट्रक्शन पहले करने वाला था वानो को, उतनी वो नहीं कर पाएगा। और तभी यामाटो को एक चीज़ दिखती है और वो चीज़ है किड। एक दीवार में से ब्लास्ट सा हुआ है जिसमें से किड निकला है। किड का वो जो आर्मर जो उसने बनाया था फाइट करते वक्त, जिसमें एक स्केल बना हुआ है लोहे का, और बिग मॉम उसके पास आकर वहाँ मतलब हवा में ही तैयार है किड पर अटैक करके उसे ख़त्म करने के लिए। और तभी थोड़ा सा दिखाते हैं किड के दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो होती है उसकी एक पुरानी कन्वर्सेशन जो उसने ट्रफलगार लॉ से करी, जो कि कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी चीज़ की वजह से मुझे लगता है कि अब हो सकता है एक सी एम्पर नीचे जाए। और वो वहाँ पर किड पूछता है ट्रफलगार लॉ से कि क्या तुम्हारी पावर अवेकन्ड हो चुकी है, मतलब डेल फ्रूट अवेकनिंग। तो ट्रफलगार लॉ से जवाब में देता है हाँ कि उसकी पावर्स अवेकन हो चुकी हैं, लेकिन वो अब इसका यूज टू नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा अपने एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह। जब उनके पास कोई चारा नहीं होगा तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अवेकनिंग की पावर इस्तेमाल करने से उनका सारा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनकी हार निश्चित है। अगर उनकी अवेकनिंग की पावर यूज़ करने के बाद भी वो नहीं जीते तो फिर जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका स्टेमिना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, वो फाइट भी नहीं कर पाएंगे। और किड भी कहता है कि उसके लिए भी ये चीज़ सेम है, लेकिन वहाँ पर वो फैसला करते हैं कि इस तरीके से हम ऐसे कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें अपना लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना होगा, मुझे बैकअप देना। तो किड पर जब बिग मॉम अटैक करने वाली होती है, ट्रफलगार लॉ उसके पीछे खड़ा होता है बिग मॉम के और अपनी स्टॉर्ट से एक अटैक करता है रूम क्रिएट करने के बाद, जिस अटैक का नाम होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया वैसे तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन मेन बात यहाँ पर है कि लॉ और किड दोनों की पावर्स अवेक हो चुकी हैं और ये अभी अवेक नहीं हुई है, ये वानो की मतलब ओनिगाशिमा की ही फाइट में अवेक हुई थी। तो किड को अंदाजा था कि ट्रफलगार लॉ की भी पावर अवेक हुई है और उसी तरह अंदाजा था लॉ को। तो शायद से वानो आर्क में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि इनकी पावर अवेक हुई है, जिसका हमने शायद से ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है कॉमन, क्योंकि इन दोनों की पावर साथ में अवेक होना बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और मुझे और नीलेश को ऐसा लगता है कि अब इनकी पावर अवेक हो गई है और दोनों की एक साथ ही हुई है। तो शायद से ये पावर अवेक हुई होगी जब ये लोग काइडो से फाइट कर रहे थे, क्योंकि जो इन्होंने बात करी है वो तो पास्ट की ही है कि वो लास्ट रिजोर्ट पे यूज़ करने वाली, मतलब थोड़े से पास्ट की ही होगी, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे की पावर्स के बारे में मालूम था कि वो अवेक हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और नीलेश को भी कि लूफी की भी पावर शायद से अवेक हो चुकी है और लूफी इसीलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है काइडो को हराने के लिए। काइडो और लूफी की फाइट में एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि कॉन्करर्स हाकी के भरोसे लूफी काइडो को हरा नहीं सकता। तो पूरी दुनिया को एक ही चीज़ की उम्मीद थी कि हो सकता है लूफी ने अब गियर 5 सीखा हो जिसको वो अब करने वाला हो, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि उसने भी अपने डेल फ्रूट अवेकनिंग कर ली है और उसी पावर के भरोसे लूफी को कॉन्फिडेंस है कि वो काइडो को हरा सकता है। तो और इस चीज़ को देख के मुझे लगता है कि हो सकता है अब काइडो सच में हार जाए, हो सकता है बिग मॉम भी ट्रफलगार लॉ और किड से हार जाए, तो हो सकता है कि दोनों ही सी एम्परर हार जाएं और हो सकता है दोनों में से एक भी ना हारे। तो चैप्टर पर वापस चलते हैं। वहाँ पर ट्रफलगार लॉ बिग मॉम पर अटैक करता है एनेस्थीसिया और इस बार ट्रफलगार लॉ की तलवार बिग मॉम के गले से आर पार हो गई, लेकिन उसमें ट्रफलगार लॉ बताता है कि इस अटैक का कोई भी एक्सटर्नल यूज़ नहीं था, मतलब उसकी जो तलवार आर पार हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके डेल फ्रूट अवेकनिंग में हमें ये चीज़ पता चलती है कि अब ट्रफलगार लॉ बॉडी के अंदर से भी अटैक कर सकता है और वो बिग मॉम को एक शॉक देता है जिसका नाम है विली शॉक। विली शॉक के बाद बिग मॉम की तलवार भी एकदम हाथ से छूट जाती है, बिग मॉम की बॉडी से धुआं निकलने लगता है
और बिग मॉम के खून भी निकलता है, जो देखकर नेपोलियन भी हैरान होता है। तो ये चीज़ पहली बार वन पीस में देखी है कि बिग मॉम इंजर्ड है और वो इंजर्ड होने वाली है आगे भी, क्योंकि उन दोनों को अपनी अवेकनिंग मिल चुकी है और हो सकता है ट्रफलगर लॉ और भी ऐसे अटैक करे। तो बिग मॉम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन किड भी वहाँ पर है और किड बिग मॉम पे अपनी अवेकनिंग का इस्तेमाल करता है और बिग मॉम को बना देता है एक बड़ी सी मैग्नेट, जिससे कि जो नेपोलियन है वो भी बिग मॉम से एकदम चिपक जाता है मैग्नेट की वजह से, क्योंकि नेपोलियन भी एक मैग्नेट है। और निगाशिमा पर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं, उनकी फाइट देख रहे होते हैं, उनके सारे वेपन्स जाके बिग मॉम पे लगने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ओनिगाशिमा आइलैंड के वहाँ पर बीम्स हैं, बीम्स होती हैं दीवार के अंदर जो सरिये वगैरह होते हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं बिग मॉम के ऊपर जाने के लिए, और वो सारे एकदम से बिग मॉम से क्लैश कर जाते हैं। और उस अटैक का नाम दिया है किड ने अंक क्लैश। और जब ये क्लैश होते हैं उस वक्त ट्रफलगर लॉ किड को वहाँ से गायब कर देता है, मतलब आप समझ ही गए होंगे, अपनी पावर से वो उसे टेलीपोर्ट कर देता है अपने आप को और उसको। तो इस चैप्टर को देखकर हो सकता है आपको भी अब लगा हो कि शायद बिग मॉम हार जाए, क्योंकि जिस वक्त किड ने अपनी पावर का यूज़ किया था, बिग मॉम को मैग्नेट बनाया था, तब बिग मॉम के चेहरे पे थोड़ा सा डर था जब उसके वो सारी बीम्स लगने वाली थी। और अगर ट्रफलगर लॉ ने बिग मॉम को काफ़ी इंजर्ड कर दिया है, उसे ब्लीडिंग हुई है, तो किड की पावर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और ट्रफलगर लॉ का फ्रूट हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा ओपी लगता था लेश, और मुझे लगता था कि ट्रफलगर लॉ से ज़्यादा पावरफुल फ्रूट किसी का नहीं है। और उसकी अवेकनिंग दिखाने के बाद उन्होंने उस फ्रूट को और भी ज़्यादा ताकतवर कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बिग मॉम हार ही जाएगी, चाहे वो मरे ना, लेकिन इस बैटल में तो वो डिफीट होगी ही होगी। और अगर लूफी ने भी अपनी अवेकनिंग कर ली होगी, काइडो भी पक्का इस बैटल में अब हार जाएगा। और अब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लूफी ने भी अपनी अवेकनिंग कर ली है। ये हो सकता है अवेकनिंग तभी हुई हो जिस टाइम पे जोरो ने अपनी कॉन्करस हाकी अवेक करी थी, किसी वहाँ पर अटैक या इम्पैक्ट की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें इन चारों लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को अचीव कर लिया, कॉन्करस हाकी और डेल फ्रूट अवेकनिंग। 9 डेड स्कैबर्स के भी ज़्यादातर मेंबर्स को दिखा दिया गया है, आधे मेंबर्स इस चैप्टर में दिखा दिए गए, और पहले इससे नेकोमोमोशी और इनुराशी को भी दिखा दिया गया था, राइजो का दिखा दिया गया था कि वो फुकुरोजू से लड़ रहा है। तो यहाँ पर 9 डेड स्कैबर्स में भी एक मेंबर मिसिंग है, जो कि है डेंजिरो, जो कि हमें लगता है कि 9 डेड स्कैबर्स का सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान है और वो 20 साल वानो में रहा है, तो उसे हो सकता है ओनिगाशिमा के कुछ सीक्रेट्स भी मालूम हो। तो हमें नहीं मालूम कि इस वक्त डेंजिरो कहाँ है, और हमें लगता है कि डेंजिरो कुछ बहुत बड़ा प्लॉट कर रहा है। डेंजिरो के दिमाग में बहुत बड़ी कोई चीज़ है जिससे वो कुछ करने वाला है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो क्या करने वाला है, और हमें जानना है कि वो क्या करने वाला है। अगर आपको कोई क्लू हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ज़्यादा, मुझे तो कसम से बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर पसंद आया। अगर ये चैप्टर आपको भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।